तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 19 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न ही आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और आज काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो हम डिटेल में जानकारी देते हैं वहां से भी अब प्रश्न बन करके आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है। साथ ही साथ में अपनी पीडीएफ में से बहुत सारे प्रश्न आज यहाँ पर देखने को मिले हैं, और जिन लोगों ने पीडीएफ ली थी उनको कितना फायदा मिला है वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और प्रूफ दे करके भी दिखाएंगे। उन लोगों के लिए स्पेशली बता दें जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और 2-3 दिन एग्जाम के रह गए हैं और क्वालिफाई होना वो लोग चाहते हैं, तो वो लोग हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, इंग्लिश सब चीज़ों की यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ मिलेगी। उसको पढ़ करके आप आराम से जाइए, एग्जाम को आप आसानी के साथ में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए पीडीएफ कैसे मंगाना है वो भी आपको बता देते हैं, और आज जो प्रश्न हमारे पास भेजे गए हैं वो किसने भेजे हैं और कितना फ़ायदा उनको पीडीएफ से मिला है वो भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 नवंबर तक लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। देखिए, ये है लोकेश शर्मा, इनके 93 नंबर आए हैं। 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम था। काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने हमारे पास से भेजे हैं। अब इनका डिटेल एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू। ठीक है, तो इन्होंने हमारी पीडीएफ ली थी और ये देखिए एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। 93 नंबर ये लेकर के आए हैं। इसके बाद दिलसाद खान जी ने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। दिलसाद खान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अपना एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। और पीडीएफ कैसे मंगाना है उसके लिए आपको बता दें, ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। और उस पेमेंट की जो रसीद है या फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको आप इस नंबर पर 7052470003 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। नीचे लिख देना है एमपी टेट पीडीएफ, बस और कुछ भी नहीं लिखना है, तो आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम उसमें आप जाइए, स्कैनर वाला जो ऑप्शन आता है स्कैन करने वाला उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। गैलरी में जा करके इस फोटो को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही अपने आप यहाँ पर सक्सेस जंक्शन लिखा आ जाएगा। उस पर आपको 15 का पेमेंट करना है और हमारे पास में उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। आप चाहें तो इस फोटो को जैसे ही व्हाट्सएप में भी डालेंगे वैसे ही वहाँ पर भी जो है पूरा पेमेंट डिटेल आ जाएगी। वहाँ से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर भेजना है, याद रखना, और आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, तो देखिए पहला प्रश्न है, राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? आज सुबह ही इस प्रश्न को हमने डिटेल में कराया था। आज सुबह वाली वीडियो में, क्रिकेट की वीडियो आज सुबह हमने डाली है। क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आज सुबह हमने क्रिकेट की एक शॉर्ट वीडियो डाल दी है, उसको भी आप लोग देख लेना और उसकी पीडीएफ भी आपको इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी। ठीक है, और राशिद खान के बारे में पहले भी आपको हम T20 वाले वर्ल्ड कप वाला जो हमने पीडीएफ बनाया है उसमें भी आपको पहले भी राशिद खान के बारे में बता चुके हैं। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल एनालिसिस देख लीजिए इनके बारे में। तो राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। राशिद खान दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। राशिद खान को अफगानिस्तान का आफरीदी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राशिद खान का जन्म 20 सितंबर 1998 को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ था। राशिद खान ने साल 2015 में अफगानिस्तान के लिए डेब्यू किया। राशिद खान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम बनाए हैं। कौन कौन से वो रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड देख लीजिए। राशिद खान T20 लीग के दिग्गज खिलाड़ी हैं। राशिद खान को नवंबर 2020 में आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे तेज T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? राशिद खान है। आज सुबह इनके बारे में हमने सुबह वाली वीडियो में बताया है, क्रिकेट वाली वीडियो में, उसको आप देख करके जाना। वहाँ से पक्का जो भी क्रिकेट के प्रश्न आएंगे अब उसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, जो लोग भी यहाँ पर मंगाएंगे पीडीएफ। चलिए, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। सही आंसर है कुल 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। देखिए, तो सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ये चरण 10 अलग अलग आसनों के रूप में होते हैं। सूर्य नमस्कार करने के कई तरीके हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए एक विशेष संस्करण के साथ बने रहना और उसका नियमित अभ्यास करना उचित है। यानी कि अगर आप सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं तो लगातार इसका जो है आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। लगातार सूर्य नमस्कार करने से काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे सूर्य नमस्कार करने से मिलते हैं। कुल 12 चरण सूर्य नमस्कार के अंतर्गत होते हैं।
अगला देखिए, विश्व कचरा दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो कई तरह के कचरा दिवस मनाए जाते हैं। ई कचरा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, सारे आपको बता देते हैं। देखिए, अब एग्जाम में कौन सा पूछा गया था एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है। तो 14 अक्टूबर को विश्व कचरा दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य कचरा दिवस देख लीजिए। तो राष्ट्रीय और विश्व सफाई दिवस की बात करें तो ये आपका हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, राष्ट्रीय और विश्व सफाई दिवस। इस दिन दुनिया भर के लोग अपने समुदायों की सफाई और देखभाल के लिए एक साथ में आते हैं। अब देखिए, कचरा दिवस से संबंधित कुछ देखिए। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है, यानी शून्य अपशिष्ट, बिल्कुल भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं रहने चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ाना है। तो ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ई कचरा का अर्थ है जैसे आपके कंप्यूटर मोबाइल के पार्ट्स हो गए, इन सबको हम ई कचरा के अंतर्गत रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा इनको हम कहते हैं। तो ये आपका हर साल 14 अक्टूबर को मनाता है। और भोजन की बर्बादी को रोकें दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको आप देख करके जाना। पॉलीथीन की खोज, भैया देखो, कल वाले या परसों वाले वीडियो हमने डिटेल में पॉलीथीन के बारे में बताया था और पॉलीथीन की खोज के बारे में बताया था। देखिए, आज वो प्रश्न आ गया है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि पूरा आपको देखना है एनालिसिस। देखिए, तो पॉलीथीन की खोज किसने की थी या पॉलीथीन के जनक कौन माने जाते हैं? तो रेजिनॉल्ड गिब्सन को पॉलीथीन का जनक कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एनालिसिस देख लीजिए। देखें, पॉलीथीन की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रेजिनॉल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट ने 1933 में की थी। उन्होंने इसे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री में खोजा था। पॉलीथीन दो रूपों में विकसित हुई, जिनमें निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, दो तरह की पॉलीथीन आपकी होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। प्लास्टिक से बनी होती है पॉलीथीन। तो प्लास्टिक शब्द यूनानी शब्द प्लेथिकोस से बना है, जिसका मतलब है किसी भी आकार में ढाल देना। प्लास्टिक का पहला मानव निर्मित रूप ब्रिटिश केमिस्ट अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1856 में बनाया था। दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट था, जिसका आविष्कार 1907 में न्यूयॉर्क में बैकलैंड ने किया था। अभी आपसे बैकेलाइट पूछा जा सकता है कि बैकेलाइट कब बना था, किसने किया था? तो 1907 में बैकेलाइट बना था और बैकलैंड ने जो है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, बैकेलाइट का आविष्कार करने के बाद लियो बैकलैंड ने 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखा था, ना जलेगा और ना पिघलेगा। कौन? बैकेलाइट। बैकेलाइट जानते हैं, जो कुकर उकर के हत्थे में लगा रहता है बैकेलाइट, उसको हम बैकेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज भी आपको बता दी, हो सकता है आगे आपसे पूछ ले। अब जब प्लास्टिक प्लास्टिक पूछ रहा था भाई, इसका पूछ सकता है। अगला देखिए, चंद्रयान 2 के बारे में पूरा आपको बता रखा था। आज प्रश्न पूछा है, चंद्रयान 2 के रोवर में कितने पहिए लगे थे? तो कुल 27 सितंबर कहाँ से हो गया भैया, इसमें 6 पहिए लगे थे। ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पर 6 कर लेना आप। ठीक है, तो जो आपका प्रज्ञान रोवर था चंद्रयान 2 का, उसमें 6 पहिए लगे थे। प्रज्ञान रोवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो प्रज्ञान जो है वो एक रोबोट वाहन था, जो अपने ऑर्बिटर में गया था वहाँ पर चंद्रमा पर, प्रज्ञान 2। ठीक है, हालांकि ये असफल रहा था, जो अपना प्रज्ञान रोवर है वो उतरने में असफल रहा था। चलिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए प्रज्ञान रोवर के बारे में। तो प्रज्ञान शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसका मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमत्ता। प्रज्ञान को चांद की सतह पर घूमने और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था। प्रज्ञान में रॉकर बॉगी सस्पेंशन ये लगा था, ये ध्यान रखना, कौन सा सस्पेंशन लगा था? तो प्रज्ञान में रॉकर बोगी सस्पेंशन सिस्टम था। ये भी पूछा जा सकता है, जब इतना अंदर जाकर पूछ रहे हैं कि कितने पहिए लगे थे, तो और भी प्रश्न बन सकते हैं। रोवर में 1 मेगापिक्सल के मोनोक्रैमिक नेकवैम थे, यानी कि ये 2 कैमरे लगे थे 1 मेगापिक्सल के। ठीक है, रोवर के सामने लगे कैमरे से आसपास के इलाके का 3D दृश्य मिलता था। रोवर के पिछले 2 पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 पहियों पर किस किस के चिन्ह थे? तो पिछले 2 पहियों पर में एक में आपका इसरो का चिन्ह था और एक में भारत का जो आपका अशोक चिन्ह होता है वो उस पर छपा हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये कई बार आपको हमने एग्जाम एनालिसिस में भी कराया है और अपनी पीडीएफ में भी कराया है। तो भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो देखिए, टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थी सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक नदी आपकी गंगा है और गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? भागीरथी है, तथा दूसरी भीलांगना नदी। इन दोनों के संगम पर ही यह डैम बना हुआ है। और कहाँ पर है ये? तो ये डैम जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा से पूरा आपको डिटेल बताया था। देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में सब लोग बता दे रहे थे कि अम्ल वर्षा में कौन सी गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन आज आपसे पूछा है कि अम्ल वर्षा में कौन सा रसायन मौजूद रहता है, और ये भी हमने आपको कराया था जब हम अम्ल वर्षा के बारे में बता रहे थे कि कौन कौन से रसायन इसमें से निकलते हैं। गैस तो निकलती है, SO2 NO2 प्रभावित करती है, लेकिन आज आपसे रसायन पूछा है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अम्ल वर्षा में उपस्थित रहता है। और गैसें कौन सी होती हैं? SO2 और NO2। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ अन्य जानकारी अम्लीय वर्षा के बारे में बता दें, क्योंकि लगातार ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, अपनी PDF से ही प्रश्न बन रहा है अम्लीय वर्षा वाला भी। देखिए, तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बनिक अम्ल जैसे रसायन मौजूद रहते हैं। और आज आपसे ये रसायन यानी एसिड ही आपसे पूछा है। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक गैसें और जलवाष्प के संपर्क में आने से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और जो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं HNO3। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, ये कार्बनिक अम्ल के साथ मिलकर के अम्ल वर्षा में मौजूद रहता है, और ये जब नीचे गिरता है तो ताजमहल को प्रभावित करता है। दो गैसें इसमें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से आपका ताजमहल वो प्रदूषित हो रहा है और उस पर गड्ढे पड़ रहे हैं उसकी संगमरमर पर। ठीक है, और ताजमहल वाला पूछा था कि ताजमहल पर मतलब किसका प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से ताजमहल खराब हो रहा है, तो उसका आंसर अम्ल वर्षा था। उसमें ही हमने आपको ये डिटेल कराया था। चलिए, अम्लीय वर्षा से मिट्टी में कैल्शियम और अन्य और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे पेड़ों और मछलियों जैसे जीवित जो प्राणी होते हैं इन पर बुरा असर पड़ता है। और अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए कैल्शियम का छिड़काव किया जाता है। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, गन्ना उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला विश्व में किसका स्थान है? वो है आपका ब्राजील। भारत कौन से नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पर है गन्ना उत्पादन में। चलिए, गन्ना उत्पादन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें तो गन्ने के उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में हर साल करीब 768 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, भारत में पहले नंबर पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन पर गन्ने की खेती की जाती है। चलिए, गन्ने की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। तो गन्ने की खेती से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, डॉलर भी मिलता है, क्योंकि गन्ने का हम जो है दूसरी जगह निर्यात भी करते हैं। भारत को गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा गन्ने का जन्म स्थान कौन है? तो भारत है। भारत में गन्ने के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भारत में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। वहीं एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्यूबा में गन्ने का अच्छा उत्पादन रहता है, इसलिए क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए, तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दो आज आपके उत्पादन के प्रश्न पूछे गए हैं। तो कल हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम उत्पादन को कवर करेंगे, जो 10 बजे वाली वीडियो आती है। ठीक है, तो डेली 2 एनालिसिस आता है और एक एक्स्ट्रा वीडियो सुबह बनाते हैं हम। आज हमने क्रिकेट के ऊपर पूरा डिटेल बता दिया है, उसका इतिहास बता दिया है, रिकॉर्ड बता दिया है, कौन सी शब्दावली, जैसे स्नीकोमीटर पूछ लिया था, तो वो सब जो शब्दावलियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावलियां और रिकॉर्ड है, वो आज हमने सुबह वाली वीडियो में कवर कर लिया है। वो भी आपको देख लेना है, वो भी 19 नवंबर के नाम से ही होगी। ठीक है, क्रिकेट शब्दावली लिखा होगा। देखिए, तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है विश्व में तिलहन उत्पादन में भारत का। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, तो तिलहन उत्पादन में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत में तिलहन की खेती से कुल फसल उत्पादन का 12% हिस्सा तिलहन का ही उत्पादन होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। तो भारत में तिलहन की खेती से जुड़े 4 राज्य हैं। पहले पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, फिर दूसरे पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। क्रम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इन चारों राज्यों में देश के तिलहन उत्पादन का 76% हिस्सा यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। भारत में तिलहन के कुल उत्पादन में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा योगदान है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। ये न केवल भारत में पहले स्थान पर है, बल्कि विश्व में भी सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसे सोया प्रदेश कहते हैं। इसके बाद में रैपीसीड सरसों का योगदान है जो कि 30%। उसके बाद में मूंगफली का योगदान है जो कि 27% है। ठीक है, तो ये तिलहन उत्पादन की महत्वपूर्ण बातें हो गई। और भारत मूंगफली का उत्पादन दुनिया में दूसरे स्थान पर है, ये भी आप याद रखिए, हो सकता है आगे पूछ ले। तो मूंगफली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं? तो जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं, इनमें आपको गलफड़े नहीं देखने को मिलते हैं। इसीलिए व्हेल मछली ऊपर आती है सांस लेने के लिए, इस तरह से आपको जो है उसकी पूंछ जल के ऊपर दिखाई देती रहती है। ठीक है, लोग पहचान लेते हैं व्हेल मछली है। तो व्हेल और डॉल्फिन, इन दोनों में गलफड़े नहीं होते हैं, बल्कि इनमें फेफड़े होते हैं। देखिए, तो व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारियों में गलफड़े नहीं होते हैं। इनके पास हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। पानी के नीचे सांस लेने के लिए इन्हें सतह पर आना पड़ता है, तभी ये बार बार पानी के ऊपर आती हैं
ऊपर छलांग लगाती हैं, डॉल्फिन को भी देखा होगा, तो ऐसे नहीं लगाती हैं, वो सांस लेने के लिए ऊपर छलांग लगाती हैं। ज़्यादातर जलीय जीवों में गलफड़े होते हैं। गलफड़े एक श्वसन अंग होते हैं जिनकी मदद से जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मछली, झींगा, उभयचर और आर्थ्रोपोडा जैसे जलीय जीवों में इन सब में गलफड़े पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि, जल और प्रकाश में सबसे तेज चाल किसकी होती है? कौन सबसे तेज चलता है? आइए आंसर देखें। सही आंसर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश इन तीनों में सबसे तेज चलता है। अब प्रकाश की गति आगे आपसे पूछी जा सकती है, तो चलिए यहीं पर कवर कर लेते हैं। प्रकाश, ध्वनि और जल में सबसे तेज प्रकाश चलता है। प्रकाश की गति 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड या फिर ये आपका 273,400 मील प्रति सेकंड होती है, ये भी आपको देख लेना है। वहीं हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है हवा में। पानी में ध्वनि की गति हवा से ज़्यादा होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश सीधे गमन कर सकता है और निर्वात में तो और तेजी से गमन करता है। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश का रास्ता साफ होता है और यह कम समय में जो है मतलब कम सघन होता है। जो आपका निर्वात होता है, निर्वात में कुछ होता नहीं है, खाली एकदम, तो वहाँ पर प्रकाश तेजी से गमन कर सकता है। अब प्रश्न बन सकता है कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो लौह या फिर इस्पात या फिर ठोस में ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है। ये प्रश्न आगे बनेगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग बता रहे थे पॉलिएस्टर का उदाहरण पूछा गया था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं पूछा गया था, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है, लेकिन हो सकता है पॉलिएस्टर के बारे में पूछा गया हो। तो जो गद्दे वद्दे अपने बने होते हैं, कुर्सियाँ बनी होती हैं, ये सब पॉलिएस्टर की बनी होती हैं। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला, इसलिए हमने इसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में देखिए, आज आपसे हिंदी में पूछा गया था, विद्यालय में कौन सी संधि होगी? तो ये आपका हिंदी में संधि पूछी गई थी। चौराहा में कौन सा समास होगा? यह आपसे पूछा गया था। वाक्य में चिन्ह कौन सा है? आज आपसे चिन्ह पहचानने के लिए बोला गया था। जैसे उद्धरण चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो यही पूछा गया था कि एक सेंटेंस दिया था, उसमें चिन्ह लगा हुआ था, फिर पूछा था कौन सा चिन्ह है, ये किसे क्या कहते हैं। सर्वनाम से भी आज एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न विलोम से। बाकी गद्यांश और पद्यांश मिलकर के 15 नंबर कवर कर रहे हैं। 10 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश आ रहा है। इसी गद्यांश में आपसे व्याकरण पूछा जा रहा है। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपका एक आया था, एक प्रत्यय आया था। और पेडागोजी जो है वो अपनी पीडीएफ से ही आ रही है। जो अपनी हिंदी की पीडीएफ है, पेडागोजी की हमने दे रखी है 2 पीडीएफ, उसी में से आपकी पेडागोजी आएगी। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, वो अपनी पीडीएफ से ही आएगी। चलिए बाल विकास की बात करें तो लॉजिकल समझ पर आधारित 3 प्रश्न आज आए थे, जो अपने दिमाग से समझ करके आप कर सकते थे। उसके बाद थार्नेडाइक ने कुल कितने नियम दिए हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद मैस्लो के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं, यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। एक प्रश्न आपका विकार का पूछा था। एक प्रश्न आपका रॉबर्ट गैने से पूछा था। थार्नेडाइक का एक प्रश्न बता दिया। 2 प्रश्न आपके पियाजे से पूछे गए थे। और समावेशी शिक्षा से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा की पीडीएफ भी हम इसी के साथ में आपको दे देंगे, जब आप पीडीएफ मंगाएंगे तो ठीक है, वहां से पढ़ करके जाना, उसमें से ही प्रश्न फंस जाएंगे। और एक प्रश्न आपका कोहलर का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, बात संस्कृत करते हैं। तो संस्कृत में एक आपका पैराग्राफ आ रहा है और एक गद्यांश एक पद्यांश आ रहा है 15 नंबर का। आज आपका एक प्रश्न पूछा था, गंगे कथी का खुला रूप क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। एक आपका वाच्य परिवर्तन का प्रश्न आ रहा है। संधि विच्छेद के एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न संधि विच्छेद के आ रहे हैं। 2 प्रश्न विभक्ति के आए थे। पेडागोजी आई थी। इसके बाद में धातु उपसर्ग लकार शुद्ध वाक्य, यहाँ से भी 1 से लेकर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका कृत प्रत्यय का पूछा जा रहा है। यह आपका संस्कृत का सिस्टम बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैथ में क्या आज चेंजमेंट देखने को मिला है। तो आज आपका एडवांस के प्रश्न ज़्यादा आए हैं। सिंपल एडवांस आया है, लेकिन आया है। अनुपात के 2 से 3 प्रश्न रेशियो के पूछे गए थे। ए रेशियो बी वाले जो प्रश्न होते हैं, 1:2, बी रेशियो सी बराबर 3:4, ABC का रेशियो निकाल करके बताइए, इस तरह के प्रश्न आए हैं। उसके बाद में 3 प्रश्न आपके त्रिभुज के पूछे गए। यहाँ 3 प्रश्न त्रिभुज के हैं, ध्यान रखना। त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एक प्रश्न आपका चतुर्भुज से ही पूछा गया था। तो एडवांस के लगभग 4 से 5 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं और चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। उसके बाद में 2 प्रश्न एवरेज के थे। वर्ग करने के लिए आपका एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपका घनमूल निकालने के लिए आया था। और मैथ पेडागोजी जो आ रही, वो भी अपनी पीडीएफ से ही आ रही। मैथ पेडागोजी की पीडीएफ दे चुके हैं हम, ठीक है। और जो लोग मंगाएंगे उनको हम दे देंगे।
उसके बाद में गणित शिक्षण अधिगम की विधियाँ, ये भी अपनी मैथ पेडागोजी के पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको भी आप अच्छे से पढ़ कर के जाइए, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद आयु के आज आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। माता और बेटी की उम्र पूछी गई थी और पिता और पुत्र की उम्र कुछ साल बाद, कुछ साल पहले। कल शाम वाली वीडियो में हमें तो एग्जैक्ट प्रश्न भी मिल गए थे, लगभग 4-5 प्रश्न मिल गए थे। तो कल शाम वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, वहाँ पर हमने एग्जैक्ट प्रश्न बताए हैं कि किस तरह का प्रश्न आज पूछा गया था। सेम टू सेम प्रश्न जो है एक अभ्यर्थी ने हमारे पास भेजा था। तो 4 से 5 प्रश्न कल मैथ वाली वीडियो में कल शाम को हमने कराया है, ठीक है। बोर्ड मास के 2 प्रश्न हैं, चिन्ह परिवर्तन के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा टाइम भी यही ले रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से देख करके जाना रहेगा। उसके बाद में आपका फ्रैक्शन से 1 से 2 प्रश्न आए थे और 1 से 2 प्रश्न आपके, एक प्रश्न आपका एलसीएम और एचसीएफ से भी पूछा गया था। तो ये आपका मैथ हो गया। उसके बाद में देखिए, अब पीडीएफ जिनको भी मंगाना है उनको बता दे रहे हैं एक बार फिर से, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को खींच लेना है। उसको क्या करना है, चाहो तो आप सीधे व्हाट्सएप में जैसे ही आप डालोगे वैसे ही आपका पूरा डिटेल आ जाएगी, तो वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जो आपने स्क्रीनशॉट खींचा है, आपने गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम में जाइए, वहाँ पर स्कैन करने वाला ऑप्शन खोलिए, ऊपर गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी के आइकन पर क्लिक करेंगे, इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, तुरंत डिटेल आ जाएगी सक्सेस जंक्शन के नाम से। 15 रुपये का पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके हमारे नंबर 7052547033 पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप कर देंगे, आपको तुरंत की तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपको बता दें, पीडीएफ के लिए रात को 10 बजे के बाद में मैसेज नहीं लेते हैं, क्योंकि 10 बजे तक जिन लोगों ने भी, सुबह से रात को 10 बजे तक जिन लोगों ने भी पीडीएफ के लिए मैसेज किया होता है, पहले उन सब की हम पीडीएफ भेज लेते हैं। जब यहाँ से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद 10 बजे के बाद वालों की पीडीएफ हम भेजते हैं सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक सब लोगों की पीडीएफ हर हाल में सबके मोबाइल में होती है, चाहे पुराने हों चाहे नए हों। एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ करके हम पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है। तो किसी की बातों मत आना, लोग कहेंगे भैया पीडीएफ नहीं आती है या पीडीएफ भेजी नहीं जाती है, ऐसा वैसा किसी की बातों मत आना भाई। वो लोग कंपटीशन को अपना कम करना चाह रहे हैं। अब हमारी पीडीएफ से बहुत अच्छे खासे प्रश्न आ जा रहे हैं, लोग आराम से क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो कंपटीशन कम करने के लिए दूसरे चैनल्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए भेजा जाता है। आप लोगों को उन कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पीडीएफ सबको भेजी जाती है। ऊपर आपने एग्जाम्पल देख लिया, प्रूफ देख लिया। जो भाई के जिनके 93 नंबर आए हैं, उन्होंने कहा था सर आपकी पीडीएफ से हमें बहुत मदद मिली थी, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग ले लेना और इस नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी जो जरूरी पीडीएफ होंगी, तो उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।